नोज ब्लीड, नाक से खून आना। ये नाक से खून आना, इसको हम एपिस्टेक्सिस भी बोलते हैं और इसको मरीज नक्सीर भी बोलते हैं। तो जब मेरे पास मरीज आते हैं कि डॉक्टर साहब ये जो नाक से खून आ रहा है नक्सीर तो नहीं, तो मैं मरीज से खुद पूछता हूँ कि आप बताएं कि नक्सीर क्या होती है और नाक से खून आना क्या होता है। तो नोज ब्लीड और एपिस्टेक्सिस में क्या फ़र्क है? ये सब एक ही चीज़ के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन हमारे मरीजों का ख्याल ये है कि ये जो नक्सीर है, इसका शायद कोई ताल्लुक कोई दिमाग के साथ है, जिसकी वजह से नाक से खून आ रहा होता है। तो आज मैं आपको ये बताऊँगा कि नाक से खून आना कोई दिमाग से खून नहीं हो सकता है, लेकिन बहुत, बहुत, बहुत रेयरली। अगर आप मुझसे पूछें कि अगर 100 लोग आपके पास ब्लीडिंग के साथ आएँ, तो कितने परसेंट चांस है कि ये दिमाग से खून आ रहा है? तो मैं आपको कहूँगा कि 99.999% ये नाक ही से खून आ रहा होता है। तो नाक से खून आने की बच्चों में अगर हम इसको डिवाइड करें बच्चों में और बड़ों में, क्या वजूहात हैं? तो बच्चों में जो नाक से खून आने की सबसे बड़ी वजह है, वो है नाक को छेड़ना। तो नाक को छेड़ते रहते हैं और नाक के अंदर से स्कैब्स बनते हैं, उनको निकालते रहते हैं। तो बच्चों में जो नाक की झिल्ली है, वो बहुत ही बारीक है। वो इतनी बारीक झिल्ली और नाक भी बहुत छोटा-सा है, तो बच्चा जब नाक को छेड़ता है, तो उसके अंदर से वो उसको स्कैब को जब निकालने की कोशिश करता है, तो वो झिल्ली उसके नीचे छोटी-छोटी वेन्स हैं, वो वेन्स ओपन हो जाती हैं और जब एक दफ़ा वेन ओपन हो जाए, तो फिर बैठे-बैठे खून आना शुरू हो जाता है। फिर आपको छेड़ने की कतई ज़रूरत नहीं। तो आम तौर पे जब भी हमारे पास मरीज़ आते हैं, बच्चे आते हैं, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि भाई आपका बच्चा नाक को छेड़ता है? वो कहते हैं नहीं, ये तो छेड़े बगैर आता है, ये तो लेटे-लेटे आता है, ये तो बैठे-बैठे आता है। तो येस ट्रू, एक दफ़ा जब वेन खुल गई, तो अब तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अब तो बैठे-बैठे आएगा। सवाल ये है कि करना क्या चाहिए अगर वेन खुल गई? तो ये नहीं है कि उस बच्चे को पानी के नीचे बैठा दें, पानी सर पे डालने से, चूँकि ये दिमाग से नहीं आ रहा, ठंडा करने से मसला हल नहीं होगा। इसका बड़ा सादा-सा हल है कि नाक को पकड़ लें। हमेशा जब नाक से खून आता है तो यहाँ से आ रहा है, तो आप नाक को पकड़ लें और गले में आएगा, गले में आने दें। उसे कहें कि भाई थूक लो, आप ही का खून है, किसी और का तो नहीं है, आप थोड़ी देर थूक लें, पैनिक मत करें और 5 से 10 मिनट के बाद जब आप छोड़ेंगे, तो नाक से खून रुका हुआ होगा। अब आ जाइए बड़ों के केस में। ये जो बड़े लोग हैं, जो मेरी उम्र के या मुझसे बड़ी उम्र के जो लोग हैं, इनको जब नाक से खून आता है, तो वो क्यों आता है? देखिए, इन बड़ों में जो सबसे बड़ा मसला है बुजुर्गों में और सीनियर्स में, उसमें ये है कि ये जब नाक से खून आता है, आप कोई भी केस उठाएँगे तो आपको पता लगेगा कि बुजुर्ग बाबा जी, अम्मा जी बाथरूम में गईं और उन्होंने देखा उनके नाक से खून आ रहा था। उन्होंने पानी डालना शुरू किया, ब्लीडिंग और ज़्यादा होनी शुरू हुई और वो खून है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। फ़ौरन ही ब्लड प्रेशर देखा, तो ब्लड प्रेशर जो था वो तो 180/150 था, 140 था, 110 था और कहा ओहो! ये तो रग फट गई है जिसकी वज़ह से ब्लीडिंग हो रही है। पहले जो कतरे-कतरे खून आ रहा था, अब वो नलके की तरह स्टार्ट हो गया। अब ये सारे जब शोर मचा, तो ये 5-6 लोग किसी अस्पताल में लेके गए। जब किसी अस्पताल में लेके गए, तो आगे जो भी डॉक्टर है, उसके भी हाथ-पैर काँपना शुरू हो गए। अब उसको भी समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। तो आज मैं आपको ये बताऊँगा, ये वीडियो बेसिकली हमारे डॉक्टर्स के लिए है। तो डॉक्टर्स को ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? देखिए, हम हमेशा ये सुनते हैं कि जब भी ब्लीडिंग हो तो एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन सबसे पहले कैनुला डालें, ऑक्सीजन लगाएँ, इसको मेंटेन करें। तो इस सूरत में आपने कोई इतनी भगदड़ नहीं मचानी। सबसे पहले जो प्रेशर्स हैं उनको कम करें। प्रेशर्स कहाँ से आ रहे हैं? पेशेंट एंग्जायटी में है, पेशेंट ब्लीडिंग, उसके हाथ में एक तौलिया है या एक कपड़ा पकड़ा हुआ है जो कि खून से भरा पड़ा हुआ है और जब वो डॉक्टर के पास आए हैं तो डॉक्टर को तो खुद भी समझ नहीं आ रही कि क्या करें और ये सारा मोहल्ला तो उस डॉक्टर के ऊपर प्रेशर डाल रहा है। उस डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रही, वो कह रहा है कि जी कहीं ले जाए। तो इसमें सबसे पहली चीज है तहम्मुल। मरीजों को सबसे पहले अटेंडेंट से तो अलहदा करें, उन्हें कहें कि भाई आप आराम से बैठ जाएं, ये ठीक हो जाएंगे। तो इस पेशेंट को अलहदगी में शिफ्ट करना है और मरीज को रीअश्योर करिए और उसको बताएं कि भाई आपको कुछ नहीं हुआ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये डॉक्टर्स के लिए है। 50 to 60% केसेस सिर्फ आपके इस मैन्यूवर से ठीक हो जाएंगे। अब आप साथ के साथ में हिस्ट्री ले सकते हैं और आपको पता लग जाएगा कि कोई मरीज दवाइयों के ऊपर तो नहीं है। वो बहुत सारे मरीज लोप्रेन, लोप्लैट और इस तरह की दवाइयों के ऊपर होते हैं। पैनिक और एंजाइटीज ने
इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक बना दिया होता है। जैसे ही आप पैनिक और एंजाइटी ख़त्म करते हैं, मामलात सीधे हो जाते हैं। अब जो 40% मरीज़ आपके बच जाते हैं, जिनमें के ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही होती, उसमें क्या करना चाहिए? तो हमारे यहाँ आजकल बहुत अच्छे नेज़ल पैक्स आ गए हुए हैं। इट्स लाइक ए फ़ोम, बिल्कुल एक छोटा-सा फ़ोम है। यू जस्ट हैव टू पुट इन द नोज़ और नाक में डालें, ऊपर से थोड़ा-सा सेलाइन डालें, तो फ़ोम की तरह फूल जाते हैं एंड दैट स्टॉप्स ब्लीडिंग। और आप यकीन करिए कि पिछले 30 साल से काम करते हुए मुझे शायद कोई 1 या 2 या 3 मरीज़ ऐसे होंगे जो इस हिकमत अमली को इस्तेमाल करते हुए ऐसा हुआ कि वो ठीक नहीं हुए। बहुत रेयरली हमें कभी कुछ और करना पड़ा, इसके अलावा कुछ नहीं करना पड़ा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें समझने की है, एंग्ज़ायटी को हैंडल करना, और एंग्ज़ायटी को हैंडल और एट द मोस्ट आप नेज़ल पैक करना है और इससे ब्लीडिंग बंद हो जाती है।